हेलो बच्चों। चलो हम लोग हेल्थ को कंटिन्यू करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर का चैप्टर फटाक से ख़त्म करते हैं। काफ़ी दिन से ये चैप्टर हमारा काफ़ी लॉन्ग हो गया। ठीक है, तो हेल्थ जो है अकॉर्डिंग टू बुक, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. It doesn't mean simply absence of disease, rather it means a sound physical and a mental state of the individual. कहने का क्या मतलब है कि हेल्थ जो है, हम हेल्दी उस इंसान को नहीं कहेंगे जिसके अंदर बीमारी नहीं हो, हम हेल्दी उस इंसान को कहेंगे जो फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरीके से फिट हो। ठीक है, समझ में आए? अगर एक इंसान है, उसको बहुत सारी मेंटल प्रेशर है, डिप्रेशन है उसको, और उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो हम इसे नहीं कहेंगे वो हेल्दी है। एक इंसान को हेल्दी कब कहा जाता है? उसको तब हेल्दी कहा जाएगा जब उसके अंदर ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, मतलब ना उसके हाथ पैर कटे हुए हों, और ना उसके अंदर कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, उसके ब्रेन पे कोई प्रेशर ना हो, उसके ब्रेन में कोई टेंशन ना हो, और सोशली फिट हो, ना उसकी सोसाइटी में किसी से झगड़ा बवाल ये सब ना हो, कोई प्रेशर ना हो उसके ऊपर मेंटली, तब हम उसको कहेंगे हेल्दी। क्लियर हो गया? जब एक पर्सन हेल्दी रहता है तो उसके अंदर जो काम करने की क्षमता है ज़्यादा आ जाती है। हम सब जानते हैं जब हमारा हेल्थ अच्छा रहता है तो हमारा दिमाग लगता है पढ़ाई में। अगर हम हेल्दी हों तो हमारी पढ़ाई भी में भी काफ़ी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो हेल्थ की क्या रोल है आप सबको पता है, इसमें ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये देखते हैं, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है, इंडिया में हेल्थ की क्या कंडीशन है। जैसे हमने एनर्जी की कंडीशन पढ़ी कि एनर्जी की कंडीशन क्या है इंडिया में, वैसे हम हेल्थ की कंडीशन पढ़ेंगे कि हेल्थ की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है हेल्थ का वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हुआ इंडिपेंडेंस के बाद। पहले जो हेल्थ की कंडीशन थी बहुत बुरी थी इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद कई सारे ऐसे मेजर्स लिए गए जिसमें इंडिया की हेल्थ काफ़ी बढ़ी, हेल्थ सर्विसेज काफ़ी बढ़ी। चलो देखते हैं हम। तो पहला जो सब दिखता है जिससे पता चलता हमें कि हेल्थ अच्छी हुई है, इंडिकेटर्स ऑफ गुड हेल्थ, वो है लो डेथ रेट, लो इन्फेंट मैटरनिटी रेट, हाई एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, लो इंसिडेंस ऑफ डेडली डिजीजेस एंड हाई न्यूट्रिशन लेवल। तो देखो क्या है, इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले जो था, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद भी थोड़े सालों तक डेथ रेट वो बहुत ज़्यादा हाई था, 27.4% था। ठीक है, पर आफ्टर इंडिपेंडेंस अब इधर जो हमारी 2020 2019 आ रहे हैं, यहाँ पे ये 27.4% से घट के 7.6% हो गया है डिक्लाइन इन डेथ रेट। मतलब लोगों के मरने की जो रेट है वो कम हो गई है। ठीक है, फिर दूसरा जो है इंडिकेटर वो है रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसको कहते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं डेथ रेट को छोटे बच्चों के, ऐसे बच्चे जो 1 साल से पहले मर जाते हैं उनकी डेथ रेट को हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो ये पहले बहुत ज़्यादा था। 1951 में 146 पर 1000 बच्चे जो पैदा होते थे वो मर जाते थे। 1000 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो 146 बच्चे मर जाते थे। पर इधर इस टाइम आते आते वो 146 से घट के 40 हो गए हैं। आज 40 बच्चे पर 1000 मरते हैं। क्लियर हो गया? यस। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड इंडिकेटर है राइज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। पहले 1951 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है कि एक इंसान कितने साल जीता है, कितने साल जी रहा है। ठीक है, तो पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी 40-50 1950-51 के टाइम पे, पर आज ये 68-70 ईयर्स हो गए हैं। ठीक है, आज हम 70 से 80 साल तक जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि हेल्थ सर्विसेज डेवलप्ड हुई हैं। फिर उसके बाद क्या है, कंट्रोल ओवर डेडली डिजीजेस। पहले आपने सुना होगा अगर किसी को चिकन पॉक्स हो जाता था, चेचक हो जाती थी, या फिर टीबी हो जाती थी, तो वो लोग मर जाते थे। ठीक है, ये काफ़ी पहले की बात है, 1950 1940 के टाइम की, कि किसी को अगर ऐसी डिजीज हो जाती थी तो उनकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि उस टाइम कोई वैक्सीन नहीं थी, कोई उनके क्योर नहीं थे। पर आज धीरे धीरे हेल्थ सर्विसेज डेवलप्ड हुई हैं, तो इन डेडली डिजीजेस पे, टीबी, कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स, इन सब पे कंट्रोल पाया गया है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ जो है इंडिकेटर वो है रिडक्शन इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। चाइल्ड मोर्टेलिटी के रेट क्या होता है? 4 साल के उम्र तक के बच्चों की डेथ को चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी घटा है। 1951 में 57% था और आज 2009-10 इस सब में ये था 15.2%।
ठीक है, 57 पर थाउजेंड से ये घट के 15.2 पर थाउजेंड हो गया। देखो काफ़ी डिक्रीमेंट हुई। तो इन सबसे हमें पता चलता है कि इंडिपेंडेंस के बाद से काफ़ी ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज में डेवलपमेंट हुई इंडिया की। ठीक है, और जो फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, एक और बात, वो मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी से ज़्यादा होती है। फीमेल जो होती हैं वो 69.3 ईयर्स जी सकती हैं और जो मेल्स हैं वो 65.8 ईयर्स जी सकते हैं। इससे क्या पता चलता है, ऐसा क्यों होता है? देयर इज़ नो रीज़न गिवन हियर। ओके, उसके बाद क्लियर हो गया इतना। ठीक है, फिर साथ ही साथ इसके कई सारे हेल्थ सर्विसेज भी बढ़ी हैं। जैसे इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस का डेवलपमेंट हुआ, डॉक्टर्स का डेवलपमेंट हुआ, नर्सेज बढ़ी। ये सब जो है सामने स्क्रीन पे आपको चार्ट दिख रहा है, आप उसको देख लो, नोट कर लो अगर आपको नोट करना हो तो, और देख लो कि कितनी डेवलपमेंट हुई है हेल्थ सर्विसेज में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा कि इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम क्या है। हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में 3 टायर्स के हैं, 3 लेवल है इंडिया में। लेवल है उसको हम कहते हैं पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसमें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आते हैं और सब सेंटर, मतलब ये सब गांव में जो आपने सुने होंगे सरकारी अस्पताल, वो आते हैं टायर फर्स्ट, लेवल फर्स्ट। इसमें इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और सब सेंटर्स। ठीक है, ये सब बहुत छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि गाँव में सिचुएटेड होते हैं। यहाँ पे एक डॉक्टर होता है और कुछ नर्सेज होती हैं, बस एक ही डॉक्टर होता है। इन लोग का काम होता है कि हल्के फुल्के ट्रीटमेंट्स देना, हल्की फुल्की बीमारियों के ट्रीटमेंट्स देना, लोगों को वैक्सीन देना, जैसे पोलियो वगैरह के सब पिलाने आते हैं वैक्सीन बच्चों को गांव में, वो सब, और थोड़ी बहुत लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना उनके हेल्थ से रिलेटेड, इनका काम ये होता है। क्लियर? उसके बाद सेकंड टायर जो होता है वो है सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन से ये थोड़े से डेवलप्ड होते हैं। यहाँ पे एक्सरेज की, ऑपरेशन की, ये सब की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, और ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं? बिग टाउन्स में और जिले स्तर पे पाए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर थर्ड टायर जो है वो है टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर्स। ये लोग काफ़ी डेवलप्ड होते हैं, मेडिकल इन्हें अगर कॉमन लैंग्वेज में कहा जाए तो मेडिकल कॉलेजेस जो काफ़ी बड़े बड़े लेवल पे होते हैं, यहाँ पे हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है, बड़ी से बड़ी लेवल की सर्जरीज, ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट्स होते हैं इनके पास, और यहाँ पे रिसर्च और एजुकेशनल पर्पजेज से भी काम होते हैं। फॉर एग्जांपल एम्स जो दिल्ली में है, एम्स का बहुत सारी जगहों पे एम्स है, तो यहाँ पे बच्चे पढ़ते भी हैं यहाँ पे और रिसर्च भी करते हैं। तो ये सब क्या है? टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर्स, ये थर्ड लेवल के हैं। थर्ड लेवल पे सबसे हायर लेवल है ये। थर्ड लेवल मतलब नीचे होता है, लेकिन ये हायर लेवल के हैं। और एग्जाम्पल क्या है? एम्स है, पीजीआई है। ठीक है, क्लियर? पीजीआई लखनऊ में है। उसके बाद हमारा देखो क्या है नेक्स्ट टॉपिक, प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर पता है, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड और प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल कंट्रोल्ड। तो प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में 80% है, मतलब इंडिया में 80% लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर की हेल्प लेते हैं। अब देखो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोल पब्लिक सेक्टर का होना चाहिए हेल्थ में, लेकिन हेल्थ में प्राइवेट सेक्टर अपना रोल दे रहा है। कहा जाता है कि 78% जो गांव के लोग हैं और 81% शहर के लोग वो प्राइवेट सेक्टर से ही अपना इलाज करवाते हैं। कहाँ से? 78% लोग गांव के और 81% शहरी लोग कहाँ से इलाज करवाते हैं? प्राइवेट सेक्टर से। क्यों करवाते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में देखो कई सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, हर तरीके की दवा, और वहाँ पे बेस्ट सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो ज़्यादातर लोग वही प्रीफर करते हैं। ठीक है, और एक और एस्टिमेशन दिया गया है हमारे बुक में, वो क्या है कि वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया में प्राइवेट सेक्टर जो था वो उसके हॉस्पिटल सिर्फ 8% थे, सिर्फ 8% हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता था प्राइवेट सेक्टर इंडिपेंडेंस के टाइम पे। लेकिन आज वही प्राइवेट सेक्टर 93% हॉस्पिटल्स इंडिया के प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है, 64% बेड्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है, 80 से 85% जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, और मैंने बोला पहले कि 78% लोग और 81% शहरी लोग ज़्यादातर अपना इलाज प्राइवेट सेक्टर से करवाते हैं। तो ये डेटा देके क्लियर हो गया होगा आपको कि प्राइवेट सेक्टर का कितना बड़ा रोल है हेल्थ केयर फैसिलिटीज में। ठीक है, यस, क्लियर। उसके बाद फिर देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हेल्थ केयर में चैलेंजेस क्या क्या है। चैलेंजेस इन हेल्थ केयर हमने पढ़ा, ये सब डेवलपमेंट हुआ, प्राइवेट सेक्टर रोल प्ले कर रहा है, लेकिन इनमें डैमेजेस क्या है, चैलेंजेस क्या है इनके, वो हम जानते हैं।
तो पहला सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। इंडिया में है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज वो बराबरी नहीं है। रूरल एरियाज में बहुत कम हॉस्पिटल्स होते हैं, वहीं अर्बन एरियाज में हेल्थ केयर सर्विसेज ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या है इसमें कहने का मतलब कि अर्बन एरियाज में फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। ये पहला चैलेंज है। सेकेंड जो है कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह फैले, जैसे कोरोना। ठीक है, सांस से फैलता है, टचिंग से फैलता है, ऐसी डिजीजेस जो एक इंसान से दूसरे इंसान में बाय मीडियम हो जाए, बाय एयर, बाय वाटर, इन सब से हो जाए। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक एड्स, HIV, कोरोना का ले लो, कोविड-19, ये सब जो है इंडिया में इनकी ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाती है, यहाँ के लोग अवॉइड नहीं कर पाते हैं। तो ये कम्युनिकेबल डिजीजेस इंडिया के हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे वैक्सीन नहीं हो पा रहे हैं और यहाँ पे उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, फिर हमारा जो है टॉपिक उसके बाद है पुअर मैनेजमेंट है। पुअर मैनेजमेंट, यहाँ के हॉस्पिटल्स में मैनेजमेंट सही नहीं होती है बिल्कुल भी। ठीक है, फिर है प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट जो को जितना रोल प्ले करना चाहिए हेल्थ केयर सर्विसेज में वो नहीं प्ले कर पा रहा है। अब हमने पढ़ा कि 80% जो हॉस्पिटल्स है, 93% जो है वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर की, गवर्नमेंट के नहीं है, प्राइवेट के हैं। तो प्राइवेट के तो जाहिर सी बात है ज़्यादा पैसा लेंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है और गवर्नमेंट सेक्टर बहुत कम है, प्राइवेट सेक्टर में पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस। जो मेंटेनेंस होती है हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, वो बिल्कुल सही नहीं होती, बहुत ही ख़राब हॉस्पिटल्स होते हैं। वहाँ पे अगर चले जाओ तो कभी डॉक्टर रहा, कभी नर्स नहीं रहा, तो ये सब फैसिलिटीज़ अच्छे से नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। फिर जो चैलेंज है, सिक्स चैलेंज जो है हेल्थ केयर सर्विस के लिए, वो है पुअर सैनिटाइजेशन लेवल। सैनिटाइजेशन क्या होता है, सैनिटेशन होता है फैसिलिटी क्लीनेशन, सफाई वफाई से रिलेटेड होता है। तो इंडिया में जो सैनिटेशन लेवल है वो बहुत ख़राब होता है हॉस्पिटल्स में। ठीक है, अगल बगल हॉस्पिटल के अगल बगल हॉस्पिटल में बहुत ही ख़राब सैनिटेशन होता है। और अर्बन एरियाज में भी स्लम एरियाज जो होते हैं, जैसे मुंबई झोपड़ी उपड़ी टाइप का जो एरिया होता है, उधर पे वॉशरूम्स जो हैं वो तक नहीं होते हैं क्लियरली। और गांव में भी ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वॉशरूम से रिलेटेड। तो ये सैनिटेशन फैसिलिटी बिल्कुल नहीं सही है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, 20% लोग जो होते हैं इन्हीं सब से, गाँव में इन्हीं सब से बीमारियां फैलती है, क्योंकि सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होती। जहाँ गंदगी रहेगी वहाँ बीमारी रहेगी। ठीक है, ये हो गया क्लियर आपका। उसके बाद देखो फिर हमारा क्या है एक टॉपिक, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ISM। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है कि इंडिया के ऐसी मेडिसिन जिनका जनरेशन इंडिया में हुआ, जिनको पैदा इंडिया में किया गया है, या फिर वो बाहर से आई हैं और इंडियन कल्चर से मिक्स हो गई हैं, तो उसको हम कहते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। कहने का मतलब है सिंपली कि इंडियन मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन के जो सिस्टम उसको ISM कहते हैं। ये क्या क्या होते हैं, ये 6 हैं। ठीक है, 6 मेडिसिन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंडिया में है। वो है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी। इनको टोटली ओवरऑल मिला के कहा जाता है आयुष। फिर से एक बार, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी, ये जो मेडिसिन है ये इंडियन मेडिसिन है। ओके, फिर अब हम देखो एक दो पॉइंट्स देख लेते हैं ऐसे कि ऊपर ऊपर के पॉइंट्स है कि अर्बन एंड रिच पुअर डिवाइड, रूरल अर्बन डिवाइड होता है, रूरल अर्बन डिवाइड है हमारे इंडिया के हेल्थ केयर फैसिलिटी में, कि रूरल एरियाज में कम है और अर्बन एरियाज में ज़्यादा मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और दूसरा जो है रिच पुअर डिवाइड, जो गरीबे होते हैं उनका जो खर्चा होता है हेल्थ पे वो होते हैं 12%, और जो अमीर होते हैं उनका होता है सिर्फ 2%। क्यों है ऐसा, क्योंकि अमीर जो होते हैं वो आराम से रहते हैं, उनको बीमारी से सैनिटेशन लेवल में रहते हैं, उनके पास सफाई रहती है, तो उन लोग की बीमारी कम होती है ज़्यादातर। तो उनके जो इनकम पे, जो हेल्थ पे उनके एक्सपेंडिचर वो सिर्फ 2%। और गरीब जिनको बहुत ज़्यादा बीमारी होती है, कम्युनिकेबल डिजीजेज वगैरह, तो उनके जो एक्सपेंडिचर है ऑन हेल्थ वो 12% है। क्लियर है, ठीक है। फिर वीमेंस हेल्थ है इंडिया में, वीमेंस हेल्थ की क्या कंडीशन है इंडिया में, वो बहुत ही ख़राब है, हर कोई जानता है। 50% ऑफ वीमेन जो है 15 और 49 के एज के बीच में उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, उनको न्यूट्रिशन सही से नहीं मिलता है।
उसके बाद फीमेल फोर्टिसाइड जो है पेट में बच्चियों को मार दिया जाता है, वो जो है उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइनेशन होता है सेक्स रेशियो में। इंडिया में गर्ल्स की कमी क्यों है? ड्यू टू चाइल्ड फोर्टिसाइड। तो ये सबसे पता चलता है कि इंडिया में वीमेन के लिए फैसिलिटीज़ उतनी बेटर नहीं है। फिर और दो तीन टर्म्स हैं एनसीईआरटी के। एक टर्म है मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म होता है वो कि आप अपने लोकल एरिया को छोड़ के दूसरे कंट्री या दूसरे जगह जाओ, वहाँ पे देखो फैसिलिटीज़, वहाँ की हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ देखो, वहाँ पे सिस्टम्स देखो और वहाँ पे अपना इलाज करवाओ। ये मेडिकल टूरिज्म बहुत ज़्यादा आजकल फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जब बाहर के लोग इंडिया में आएंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ की मेडिकल कंडीशन को देखेंगे, इसको बेटर करने का सोचेंगे या फिर यहाँ पे अडॉप्ट करने का सोचेंगे, या और दूसरी तरफ वहीं इंडिया के लोग अगर बाहर जाएंगे तो बाहर से टेक्नोलॉजीज देख के आएंगे और डेवलप करेंगे। तो जो गवर्नमेंट है वो मेडिकल टूरिज्म पे बहुत फोकस कर रही है। मेडिकल टूरिज्म का सिंपल मतलब अपने लोकल एरिया को छोड़ के दूसरे जगह जाओ और वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज को देखो। क्लियर हो गया? यस, क्लियर। Again, a very important term is GBD, Global Burden of Diseases. Global Burden of Diseases एक टर्म है जिसका यूज किया जाता है ये नापने के लिए कि कितने लोगों की डेथ अपने उम्र से पहले हो गई बीमारी की वजह से। मतलब किसी को बीमारी हो गई, वो अच्छा खासा है, पर अगर वो 60 साल जीने वाला था तो वो मर गया 20 साल में। क्यों? क्योंकि उसको बीमारी हो गई। तो ये जो मेज़र किया जाता है वो जीबीडी में होता है। जीबीडी मतलब ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस। और साथ ही साथ एक इंसान बीमारी की वजह से कितने साल तक डिसेबिलिटी झेल रहा है वो भी जीबीडी ही देखता है। मतलब एक मुझे बीमारी हो गई, मुझे लकवा मार गया, मैंने डिसेबिलिटी झेली, मैं लंगड़ा हो गया कितने सालों तक पता नहीं, तो वो जीबीडी में आता है। जीबीडी का काम क्या है? कोई इंसान डिजीज की वजह से क्यों मर गया और कोई इंसान जो बीमारी की वजह से डिसेबिलिटी झेलता है, तो ये सब इंडिकेट करता है जीबीडी। ठीक है, क्लियर हो गया? ये हमारा चैप्टर खत्म। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या है नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर पता नहीं क्या है, जब होगा तो हम देख लेंगे। ठीक है, अभी इतना काफ़ी आज के लिए। थैंक यू।